Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 के भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 8 मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। हम अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार। ये अध्याय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें दुनिया के दो बड़े और कह सकते हैं एकदम अलग नदी बेसिनों के जरिए मानव और पर्यावरण के बीच का जो जटिल रिश्ता है उसे समझने में मदद करता है। एक तरफ अमेज़न के वो घने वर्षावन हैं और दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल और काफी घनी आबादी वाले मैदान। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे भूगोल, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब मिलकर इन क्षेत्रों में इंसानी जीवन को एक आकार देते हैं और कैसे इंसान भी अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण को बदल रहा है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी की पिछली परीक्षाओं पीवाईक्यूज के हिसाब से क्या अहम है और अध्याय के कुछ ज़रूरी सवालों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं, कैसे ये दो बिल्कुल अलग वातावरण इंसानी जीवन को ढालते हैं और वहाँ स्थिरता की क्या चुनौतियां हैं। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अमेज़न बेसिन से ही शुरू करते हैं। ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास पड़ता है, करीब 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। अच्छा, भूमध्य रेखा के पास, इसका मतलब क्या है वहाँ के रोजमर्रा के जीवन के लिए? क्या सिर्फ बहुत गर्मी होती है? गर्मी तो होती है, पर सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि साल भर लगभग एक जैसी चिपचिपी गर्मी और नमी रहती है। दिन हो या रात, मौसम ज्यादा नहीं बदलता। और सबसे बड़ी बात, लगभग रोजाना बारिश होती है, वो भी अक्सर बिना किसी खास चेतावनी के। यही वो माहौल है जो वहाँ के इतने घने वर्षावनों को जन्म देता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे जलवायु क्षेत्रों की विशेषताओं पर सवाल बन जाते हैं। हाँ, वो भूमध्य रेखीय जलवायु की खासियतें। और ये वर्षावन कहते हैं इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती, और इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। पेड़ों की जो ऊपरी शाखाएं और पत्तियां हैं वो मिलकर एक मोटी छत जैसी बना देती हैं, जिसे कैनोपी कहते हैं। इससे नीचे अंधेरा और नमी बनी रहती है, और इसी नमी में ऑर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे अनोखे पौधे पनपते हैं। एक दिलचस्प बात है, ब्रोमीलाइड अपनी पत्तियों में पानी जमा कर लेते हैं, जिसे मेंढक जैसे जीव अंडे देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कमाल है। जी, और फेफड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जंगल भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये पृथ्वी के जलवायु संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में शायद 2013 का एक प्रश्न था जिसमें इन वनों की ऊंचाई, सघनता, कैनोपी का जिक्र था। सही। प्रकृति का अद्भुत तालमेल है ये तो। और जीव जंतुओं की बात करें तो क्या कुछ खास है जो अमेज़न को अलग बनाता है? अरे, यहाँ की जैव विविधता तो हैरान करने वाली है। टुकान जैसे वो बड़ी रंगीन चोंच वाले पक्षी, हाँ, देखें। गुंजन पक्षी, हमिंगबर्ड्स, बंदर, वो सुस्त रफ्तार वाले स्लॉथ, हाँ। चींटी खाने वाले टैपीर, फिर सरीसृप और सांपों की तो अनगिनत किस्में, जैसे मगरमच्छ और एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रक्टर जैसे विशाल अजगर भी। नदियों में पिराना जैसी वो मांस खाने वाली मछली भी मिलती है। बाप रे, इतनी विविधता! लेकिन क्या यहाँ इंसानों का रहना आसान है? ये सोचने वाली बात है। इतनी जैव विविधता के बीच इंसान कैसे अपना जीवन चलाते हैं? उनकी खेती का तरीका क्या है? देखिए, ये एक चुनौती तो है। यहाँ की मिट्टी ऊपर से देखने में भले ही उपजाऊ लगे, लेकिन पोषण के मामले में ज्यादा गहरी नहीं होती। इसलिए यहाँ के लोग एक खास तरीका अपनाते हैं, कर्तन एवं दहन स्लैश एंड बर्न कृषि। वो जंगल के एक छोटे हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ों को जलाते हैं। अच्छा, जला देते हैं? हाँ, और उसकी राख से मिट्टी को कुछ समय के लिए उपजाऊ बनाते हैं। फिर कुछ साल खेती करने के बाद नई जगह चले जाते हैं। ये तरीका कम आबादी के लिए तो शायद ठीक है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ ये टिकाऊ नहीं रहता। अच्छा, तो ये एक तरह का अनुकूलन है वहाँ की मिट्टी के हिसाब से। हाँ। और उगाते क्या है मुख्य रूप से? उनका मुख्य भोजन है कसावा, मैनियोक। ये आलू की तरह जमीन के नीचे उगता है।
इसके अलावा टापियोका, अनानास, शकरकंद भी उगाते हैं। पुरुष आमतौर पर शिकार और मछली पकड़ने का काम करते हैं, जबकि महिलाएं फसलों की देखभाल करती हैं। कुछ नकदी फसलें जैसे कहवा, कॉफी, मक्का, कोको भी उगाई जाती हैं। और उनके घर वो कैसे होते हैं? वो भी माहौल के हिसाब से ही। कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे छप्पर वाले घर होते हैं, तो कुछ बड़े अपार्टमेंट जैसे घर भी होते हैं जिन्हें मलोका कहते हैं। इनकी छतें तेज ढलान वाली होती हैं ताकि भारी बारिश का पानी आसानी से बह जाए। मलोका, दिलचस्प नाम है। लेकिन अब तो विकास भी पहुंच रहा है वहां। वो ट्रांस अमेज़न महामार्ग का जिक्र आता है किताब में। सुनने में तो ये प्रगति लगती है, पर क्या इसका कोई मतलब छुपा हुआ पहलू भी है? बिल्कुल है, और वो पहलू काफी चिंताजनक है। 1970 में बने इस महामार्ग ने वर्षावन के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना तो आसान कर दिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू भयावह है। इसने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, खनन और बस्तियों के निर्माण को बढ़ावा दिया है। इससे न सिर्फ जैव विविधता का अभूतपूर्व नुकसान हो रहा है, बल्कि वनों के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और ये हरे भरे जंगल धीरे धीरे बंजर जमीन में बदल रहे हैं। ये विकास बनाम पर्यावरण की जो बहस है ना, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, और ये यूपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत प्रासंगिक है। अमेज़न की जो नाजुक पारिस्थितिकी है, वो इस तथाकथित विकास का भार शायद नहीं उठा पा रही। वाकई चिंताजनक बात है ये तो। अच्छा, अब अमेज़न के इस गर्म और नम माहौल से निकलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की ओर चलते हैं। ये तो एकदम ही अलग दुनिया लगती है ना? उपोष्ण कटिबंध में, मतलब 10 डिग्री एन से 30 डिग्री एन अक्षांश के बीच मानसूनी जलवायु, ये अमेज़न से कैसे अलग है? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ अमेज़न की तरह साल भर एक जैसी बारिश नहीं होती। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, मतलब बारिश मुख्य रूप से मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच होती है। गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती हैं और सर्दियाँ ठंडी। इस मौसमी बदलाव का सीधा असर यहाँ की वनस्पति पर पड़ता है। अच्छा, कैसे? यहाँ अमेज़न जैसे सदाबहार वर्षावन नहीं मिलते हैं। यहाँ ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। ये वन मानसून के मौसम में हरे भरे होते हैं और शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। सागवान, साल, पीपल जैसे पेड़ यहाँ आम हैं। आपको याद होगा, शायद 2015 प्रीलिम्स में सागवान जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों पर प्रश्न आया था। हाँ, सही कहा। दिखाता है कि यूपीएससी वनस्पति के वितरण और महत्व पर ध्यान देता है। और यहाँ की भौगोलिक बनावट, मैदान, पहाड़, डेल्टा, इसमें भी काफी विविधता है। हाँ, बिल्कुल। गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी वगैरह, ये सब मिलकर एक विशाल और बहुत उपजाऊ मैदान बनाती हैं। इसके उत्तर में हिमालय के पहाड़ और गिरिपात क्षेत्र हैं, और पूर्व में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन, हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, जो अपने मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ बहुत मिलते हैं, जिनसे इस डेल्टा का नाम पड़ा। मैदानी इलाकों में नदियों के रास्ता बदलने से बनी हुई वो क्या कहते हैं, गोखुर झीलें, ऑक्सबो लेक्स भी मिलती हैं। ये सारी भू आकृतियां और नदी प्रणालियां यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं। सुंदरवन और मैंग्रोव पर भी पहले प्रश्न पूछे गए हैं। सही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ की आबादी है। अमेज़न के मुकाबले यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा है। इसका क्या कारण है, और इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण कैसे होता है? इसका सीधा संबंध यहाँ की जमीन और पानी से है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिने जाते हैं। मिट्टी गहरी है, पोषक तत्वों से भरपूर है, जमीन समतल है और मानसून से खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। इन सब कारणों से यहाँ गहन कृषि संभव है, जो बड़ी आबादी को सहारा दे सकती है। इसीलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत ज्यादा है। और मुख्य फसल क्या है यहाँ की? चावल। हाँ, मुख्य फसल धान ही है, जिसे ज्यादा पानी चाहिए, और वो यहाँ आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा भी उगाया जाता है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी काफी महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान हैं। बिहार और असम के कुछ हिस्सों में रेशम के कीड़ों का पालन करके सिल्क उत्पादन भी होता है। और पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, मतलब वेदिका फार्मिंग, उससे खेती की जाती है। अच्छा, वेदिका फार्मिंग। जी। 2020 में शायद चावल गेहूं कृषि प्रणाली पर प्रश्न आया था, जो इसी क्षेत्र की कृषि गहनता से जुड़ा है। यानी यहाँ का पर्यावरण गहन कृषि और सघन आबादी दोनों का समर्थन करता है। लेकिन वन्य जीवों का क्या उन पर भी अमेज़न जैसा ही दबाव है, या यहाँ चुनौतियाँ कुछ अलग हैं? दबाव तो यहाँ भी बहुत है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा अलग है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण, बंदर जैसे जीव मिलते हैं,
ब्रह्मपुत्र के मैदानों की खासियत है एक सींग वाला गैंडा। हाँ, काजीरंगा वाला। बिल्कुल, जिसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल टाइगर का घर है। मगरमच्छ और घड़ियाल भी नदियों में पाए जाते हैं। नदियों और तालाबों में रोहू, कतला, हिल्सा जैसी मछलियां आम हैं। लेकिन यहाँ वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा वनों की कटाई से ज्यादा प्रदूषण और उनके रहने की जगह का सिकुड़ना है। प्रदूषण। हाँ। आप औद्योगिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं? हाँ, औद्योगिक भी और साथ ही शहरीकरण का भी। इस बेसिन में देखिए, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे कितने ही बड़े शहर हैं। इन शहरों और उद्योगों से निकलने वाला जो अनुपचारित गंदा पानी और कचरा है, वो सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। इससे नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो रही हैं। ओह। इसका एक दुखद उदाहरण है गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाने वाली अंधी डॉल्फिन, जिसे सूसू कहते हैं। इसकी मौजूदगी नदी के पानी की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन प्रदूषण के कारण इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। तो यहाँ मानव पर्यावरण संघर्ष का मुख्य रूप प्रदूषण है, जबकि अमेज़न में वनों की कटाई शायद ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। विकास के दबाव दोनों जगह हैं, लेकिन उनके प्रकट होने का तरीका एकदम अलग है। अच्छा, अब अध्याय के कुछ अभ्यास प्रश्नों पर नजर डालते हैं। सारे प्रश्नों को एक-एक करके देखने के बजाय शायद कुछ मुख्य बातों और सोचने वाले सवालों पर फोकस कर सकते हैं। जैसे वो आसान सवाल, दुकान क्या है या मेन्यू कहाँ का भोजन है, ये तो खैर हमारी चर्चा से साफ हो ही गया होगा। हाँ, बिल्कुल। उन रिकॉल वाले सवालों को छोड़कर हम चौथे प्रश्न जैसे सवालों पर ध्यान दे सकते हैं, जो कारण पूछते हैं। जैसे पहला भाग है, वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं? तो जैसा हमने अभी बात की, इसका मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियां। सड़कें बनाना, बस्तियां बसाना, खेती के लिए जमीन साफ करना और लकड़ी काटना। वो जो ट्रांस अमेज़न महामार्ग जैसी परियोजनाएं हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। नतीजा, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता का भारी नुकसान। और दूसरा कारण बताने वाला सवाल था, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि क्यों होती है? दूसरा, समतल भूमि का होना, और सबसे महत्वपूर्ण, मानसून से मिलने वाला भरपूर पानी, जो धान की खेती के लिए एकदम जरूरी है। ये फसल और पर्यावरण के बीच तालमेल का एक सटीक उदाहरण है। इसी तरह वो जो मिलान करने वाले प्रश्न 3 है, वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ, वो मैच द कॉलम वाले। जी, क्योंकि वे विशिष्ट चीजों को उनके क्षेत्र से जोड़ते हैं, जैसे मलोका को अमेज़न के ढालू छत वाले घरों से, पिराना को अमेज़न की मछली से, और काजीरंगा को असम से, जहां एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ये क्षेत्रीय विशेषताओं को याद रखने में मदद करते हैं। बढ़िया। तो चलिए, अब इस पूरी चर्चा को यूपीएससी के नजरिए से थोड़ा समेटते हैं। प्रीलिम्स के लिए कौन से मुख्य बिंदु एकदम याद रखने वाले हैं? हाँ, प्रीलिम्स पॉइंटर्स के तौर पर अगर देखें तो पहला, स्थान। अमेज़न भूमध्य रेखीय 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। और गंगा ब्रह्मपुत्र उपोष्ण 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। ये फर्क। दूसरा, जलवायु। अमेज़न साल भर गर्म नम, रोज वर्षा, बनाम गंगा ब्रह्मपुत्र मानसूनी, मौसमी वर्षा, अलग ऋतुएं। तीसरा, वनस्पति। अमेज़न घने वर्षावन, कैनोपी, ऑर्किड, ब्रोमेलाइड, बनाम गंगा ब्रह्मपुत्र पर्णपाती वन, सागवान, साल, मैंग्रोव, सुंदरी, और हाँ, पहाड़ों पर शंकुधारी, चीड़, देवदार। चौथा, जीव। अमेज़न टूकन, स्लॉथ, एनाकोंडा, पिराना, बनाम गंगा ब्रह्मपुत्र एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, सूसू डॉल्फिन। पांचवा, कृषि। अमेज़न कर्तन एवं दहन, कसावा, मैन्योक, मुख्य भोजन, बनाम गंगा ब्रह्मपुत्र धान, मुख्य फसल, गहन कृषि, वेदिका कृषि। और छठा, कुछ खास शब्द जगह, मलोका, सुंदरवन, काजीरंगा, मानस, गोखुर झील। ये अंतर ही प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और मेंस परीक्षा के लिए इस अध्याय से क्या गहरी समझ विकसित होती है? क्या इनसाइट्स मिलते हैं? से अपनी जरूरतों के लिए बदलता है, जैसे गंगा के मैदानों में गहन कृषि या अमेज़न में सड़क बनाना। ये डायनामिक्स। जलवायु की भूमिका। जलवायु कैसे वनस्पति, जीव और मानवीय गतिविधियों, कृषि, जनसंख्या घनत्व, जीवन शैली, इन सबको नियंत्रित करती है। इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जैव विविधता और खतरे। दोनों क्षेत्र जैव विविधता के भंडार हैं, लेकिन खतरे अलग अलग हैं। अमेज़न में वनों की कटाई मुख्य है, गंगा ब्रह्मपुत्र में प्रदूषण और वासस्थान का नुकसान, तो संरक्षण की रणनीतियां भी अलग होंगी। विकास बनाम स्थिरता। ट्रांस अमेज़न महामार्ग और गंगा प्रदूषण
दोनों ही विकास की कीमत पर पर्यावरणीय गिरावट को दर्शाते हैं। वो टिकाऊ विकास का संतुलन कैसे बने, ये मुख्य मुद्दा है। क्षेत्रीय भूगोल ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषताओं की तुलना करने और समझने का एक बेहतरीन केस स्टडी है। वाकई इन दो विशाल नदी घाटियों की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे जीवन अलग अलग परिस्थितियों में पनपता है और फिर किन चुनौतियों का सामना करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में जहां करोड़ों लोग रहते हैं और अनगिनत प्रजातियां बसती हैं, वहां बढ़ती मानवीय आकांक्षाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, जो अमेज़न के वर्षावनों से लेकर सुंदरवन के मैंग्रोव तक और वहां रहने वाले लोगों के जीवन तक शायद सब कुछ बदल सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.